हेलो एवरीवन। तो मैं आज आपको क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाऊंगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मतलब अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे लेके आते हैं, आने वाली जनरेशन कैसे आती है। तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो पैदा हुआ तो वहां से लेके जब उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होती है, तो ये जितना भी पीरियड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ के बाद जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, तो जो पूरा कंप्लीट पीरियड होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ थ्रू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एज वी नो, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ होनी ही होनी है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा, किनको छोड़ के? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि एक एक्सेप्शन है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दिखने वाले को पैदा करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है अपने जैसे दिखने वाले को। रिप्रोडक्शन से क्या फायदा होता है? रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जो स्पीशीज होती है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स आए, फिर पेरेंट्स से हम आए, फिर हम आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करेंगे, तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो रिप्रोडक्शन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जो ऑफस्प्रिंग जो बच्चा पैदा होता है वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब टू पेरेंट्स होते हैं अपोजिट सेक्स के, मतलब मेल एंड फीमेल है, तो वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या होता है उसमें फ्यूजन होता है। किस किस का फ्यूजन होता है? मेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का। तो उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब लाइफ स्पैन क्या क्या होती है, कितनी होती है लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, ये दे रखा है, अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट 60 to 70 ईयर्स तक ही जीता है। उसके बाद रोज होती है, रोज का लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर्स। देन डॉग, डॉग की एज 20 to 30 ईयर्स होती है अप्रोक्सीमेट। बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स। क्रो की लाइफ स्पैन 15 ईयर्स। और बनाना ट्री, उसकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 20 to 25 ईयर्स होती है। काव की लाइफ स्पेन 20 to 25 ईयर्स होती है। पैरट की लाइफ स्पेन 140 ईयर्स होती है। क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स होती है। हॉर्स की 25 to 30 ईयर्स होती है। फ्रूट फ्लाई की अबाउट 30 डेज। और राइस प्लांट की 3 to 7 मंथ्स होती है। टॉर्टॉइस सबसे ज्यादा जीता है 100 to 150 ईयर्स। और उससे भी ज्यादा बैनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, वो 200 से लेकर 500 प्लस ईयर्स तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैंने बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सिर्फ आइडेंटिकल नहीं होते हैं बल्कि पेरेंट की कॉपी भी होते हैं। इसमें हमें पता है कि जो इसमें बच्चा होता है वो पेरेंट्स जैसा ही बनता है, और वो भी तब जब उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उसमें, क्योंकि इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब क्लोन क्या होते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है आउटर साइड से, और जेनेटिकली मतलब जो जीन्स होते हैं उस तरह से देखा जाए तो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम क्लोन बोलते हैं। अब जो जूस्पोर्स होते हैं, कोनिडिया होते हैं, क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो किस किस में पाए जाते हैं? सेवरल एल्गी में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं। अब कुछ एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं जो कि लोअर एनिमल्स में देखे जाते हैं, कौन कौन से? एक तो बडिंग हो गया और जमील फॉर्मेशन जो होती है। अब नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट्स में होता है, और एनिमल्स में भी होता है, जो बहुत ही सिंपल एनिमल्स होते हैं ना उनमें होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी मेथड्स होते हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन हो गया। तो बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है जब कोई एक सेल है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, और जो हर एक हाफ जो है, मतलब आधा जो हिस्सा है, वो एक एडल्ट बन जाए। जैसे कि अमीबा में होता है, पैरामीशियम में हो रखा है। जैसे कि देखिए अब अमीबा है, ये पेरेंट अमीबा दिया हुआ है आपको, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, देन वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद 2 डॉटर्स अमीबी बन गए। ऐसे ही पैरामीशियम में होता है, पेरेंट पैरामीशियम दिया हुआ है। पेरेंट पैरामीशियम के जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड्स होते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो ओरल ग्रूव होता है वो डिवाइड होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देने लग जाते हैं।
उसके बाद साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और फिर 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। जैसे 2 डॉटर अमीबी बनते हैं, ऐसे 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। अब बडिंग क्या होता है? जो अनइक्वल और स्मॉल बर्ड्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जब प्लांट जो है वो इनिशियली पेरेंट से कनेक्ट होता है, लेकिन बाद में वो सेपरेट होके एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, जैसे कि ईस्ट और हाइड्रा। जैसे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे ईस्ट में कैसे बडिंग होती है, कोई पेरेंट ईस्ट सेल है, उसमें क्या हुआ कि पेरेंट सेल में एक स्मॉल बर्ड अपीयर हुई, देखिए स्मॉल बर्ड अपीयर हुई है। उसके बाद जो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो एक न्यूक्लियस है वो इस बर्ड के अंदर चला गया, और फिर जो बर्ड दिया हुआ है ये बड़ा बड़ा हुआ, उसका साइज बड़ा हुआ, और जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हुआ। तो फिर जब ये डिवाइड होना स्टार्ट हुआ तो जो बर्ड है ये देखो पहले जुड़ी हुई थी, फिर ये डिवाइड होके अलग हो गई पेरेंट सेल से, और फिर क्या हुआ न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही हाइड्रा में भी बर्डिंग होती है। हाइड्रा में देखिए जैसे पेरेंट हाइड्रा है, उसके बाद क्या हुआ एक स्मॉल बर्ड अपीयर हुई। देखिए पेरेंट हाइड्रा की बॉडी में भी स्मॉल बर्ड अपीयर होने के बाद जो बर्ड है उसका साइज बड़ा होता चला गया, फिर टेंटिकल्स भी आने लग गए, टेंटिकल्स डेवलप हो गए बर्ड पे। फिर क्या हुआ बर्ड जो है डिटैच हो गई, मतलब अलग हो गई पेरेंट से। उसके बाद एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन हो गई। अब अमीबा में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो अमीबा क्या करता है स्यूडोपोडिया को अपने विड्रॉ कर देता है। स्यूडोपोडिया होता है फॉल्स फीट, जिससे कि वो अपना खाना पीना लेता है, इनटेक करता है, वो स्यूडोपोडिया होता है जिसको फॉल्स फीट बोलते हैं। तो ये क्या करता है 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट को सिक्रीट करता है अपने आसपास, और इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन, क्योंकि इसने सिस्ट बना लिया अपने आसपास तो उसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो एंसिस्टेड अमीबा था वो डिवाइड होने लग जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? मल्टीपल फिजन के थ्रू। और उसके बाद क्या होता है वो बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे अमीबा बना देता है जिसको सूडियोपोडियो स्पोर्स भी बोलते हैं। उसके बाद जो सिस्ट होते हैं, सिस्ट की जो वॉल होती है वो टूट जाती है। सिस्ट की वॉल जब टूट गई तो उसके अंदर जो स्पोर्स थे वो सारे के सारे बाहर की तरफ आ गए, सराउंडिंग मीडियम में आ गई। और जैसे ही वो बाहर आए, बाहर आने के बाद बहुत सारे अमीबा बन गए। जब बहुत सारे अमीबा बन गए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन, और ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब हमें कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए ये है ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाडोमोनास, पहला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेकंड है कॉनिडिया पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है उसके ऊपर कॉनिडिया है। थर्ड में देखिए हाइड्रा है, हाइड्रा के ये बर्ड्स है, और ये ऊपर की तरफ क्या है हाइड्रा का माउथ है। और ये स्पंजिस है, स्पंजिस के अंदर क्या है ये जेम्यूल्स बने हुए हैं। जो फंजाई होती है, एल्गी होती है, ये भी किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करती है? ज़ूस्पोर्स के थ्रू, जो कि मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। अब हमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, और कौन कौन से मेथड किस किस ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए। जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है, बाइनरी फिजन किस किस में होता है? अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन के थ्रू ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड देन हाइड्रा ईस्ट में बडिंग प्रोसेस यूज होती है। पेनिसिलियम में कॉनिडिया का यूज होता है, कॉनिडिया एक स्ट्रक्चर है। स्पंजिस में जेम्यूल्स का यूज होता है। क्लेमाडोमोनास में ज़ूस्पोर्स का, और पोटैटोज में आई का, जिंजर बनाना में राइजोम का, अगेव प्लांट में बल्बिल का, ब्रायोफिलम में लीफ बड्स का, और वाटर हायासिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, उसमें ऑफसेट मेथड का यूज किया जाता है। अब देखिए आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेल्स दिए हुए हैं एंजियोस्पर्म्स के, जैसे कि पोटैटो की आइज दी हुई है, ये देखिए ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं। उसके बाद सेकंड में देखिए जिंजर दिया हुआ, अदरक दिया हुआ है, इसमें राइजोम उग रहे हैं, इसमें इसे बर्ड्स दिए हुए हैं, ये नोड्स हैं, और ये एडवेंटिशियस रूट है। उसके बाद ये अगेव प्लांट है, अगेव प्लांट के बल्बिल दिए हुए हैं। और उसके बाद ये जो डी स्ट्रक्चर है ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स हैं, और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं। और लास्ट वन जो वाटर हायसिंथ का बताया था मैंने ऑफसेट, जिसको वाटर हायसिंथ को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ये उसकी स्ट्रक्चर दी गई है। जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो टर्म एसेक्सुअल टर्म होती है उसको कभी यूज कर लेते हैं मोस्टली। लेकिन जो प्लांट्स होती है, प्लांट्स में मोस्टली क्या टर्म यूज होती है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज होती है। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यूनिट्स होती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की यूनिट्स होती हैं, जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ इस चीज के कैपेबल होते हैं कि न्यू ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकें। तो इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स को? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। तो जो इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन के लिए 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो पीसेस में टूट जाती है, मतलब फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट
जो हर एक फ्रेगमेंट होता है वो एडल्ट में ग्रो हो जाता है, जिससे कि वो ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सके, जैसे कि हाइड्रा में होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें भी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब जो मैंने बताया था वाटर हायासिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ये एक एक्वेटिक प्लांट होता है, मतलब पानी में रहने वाला प्लांट होता है। मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, मतलब बहुत जल्दी से उगने वाला वीड है। कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है जहाँ पर कहीं पे स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी होता है, वहीं पे पाया जाता है वाटर हायासिंथ। तो ये क्या करता है कि जो पानी में से जितने भी ऑक्सीजन होता है उसको ले लेता है। अब जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो जो फिशेज होती हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो ब्रीथ कैसे करेंगे, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उनको। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो फिशेज होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो प्लांट है, ये वाटर हायासिंथ ये क्यों आया था इंडिया में, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, और जो लीव्स की शेप है, इनकी जो लीव्स की शेप होती है वो बहुत सुंदर है, इसलिए इस प्लांट को इंडिया में लाया गया था। तो जो ये प्रोपोगेट कर सकते हैं वेजिटेटिवली फिनोमिनल रेट पे, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी स्प्रेड होती है शॉर्ट पीरियड में, जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही है, जल्दी जल्दी ये ग्रो कर रही है, जल्दी जल्दी ये रिप्रोड्यूस कर रही है। तो इससे क्या होता है, बहुत ही मुश्किल है इससे छुटकारा पाना, डिफिकल्ट है किससे छुटकारा पाना। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो बर्ड से निकलते हैं, जैसे कि आई हो गई पोटैटो ट्यूबर की, और राइजोम्स हो गए किसके, बनाना एंड जिंजर के। तो जो साइट होती है, मतलब ये ओरिजिन जो होता है न्यू प्लांटलेट्स का इन प्लांट्स में, किस किस प्लांट में बात कर रही हूँ मैं आपको, पोटैटो में, बनाना में, जिंजर में। तो ये कहाँ से अराइज होते हैं, जो नोड्स से अराइज होते हैं। ये नोड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, मॉडिफाइड स्टेम्स प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स की। और जब ये नोड्स जो होती हैं वो कांटेक्ट में आती है किसके साथ, डैम्प सॉइल या वाटर के साथ, तो ये क्या करती हैं, ये रूट्स को प्रोड्यूस करती हैं और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे क्या होता है, एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं जो कहाँ से अराइज होती है, नोचेस से अराइज होती हैं। जो नोचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन्स ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम प्लांट होता है उसकी जो मार्जिन्स ऑफ लीव्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होती है। तो जो एबिलिटी होती है, इस एबिलिटी को फुली एक्सप्लॉइटेड किया जाता है किसके द्वारा, किसके थ्रू, गार्डनर्स के द्वारा और फार्मर्स के द्वारा, जिससे कि वो क्या कर सके, कमर्शियली इसको यूज कर सके इन प्लांट्स को। तो हमें पता चल गया है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ऑर्गेनिज्म में, वो भी कैसे ऑर्गेनिज्म में, जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। तो फिर क्या करते हैं ये, वो शिफ्ट भी हो सकते हैं। जब अभी एडवर्स कंडीशन आई कि भाई बहुत बेकार कंडीशन आ गई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो जो एसेक्सुअल, जिसको वेजिटेटिव बोलते हैं, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये दोनों हायर प्लांट्स के थ्रू एग्जिबिट किए जाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, मेल और फीमेल गैमेट्स की। कैसे हो सकती है, या तो सेम इंडिविजुअल के थ्रू या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल के थ्रू अपोजिट सेक्स में। जैसे मेल है तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है तो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो जब वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो गैमेट प्रोड्यूस करने के बाद तो फ्यूज होते हैं, फ्यूज करने के बाद तो क्या, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद कोई न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो ये प्रोसेस है बहुत ही इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो फ्यूजन होने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो उससे ही क्या होता है, ऑफस्प्रिंग होता है, जो कि आइडेंटिकल ही नहीं होता, मतलब मोस्टली सेम सा ही दिखाई देता है। जैसे कि हम, बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मेरे मेरे से, मतलब मेरे जो फीचर हैं वो मेरे मदर से, मेरे फादर से मैच खाते हैं, क्योंकि उसमें गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है। मेरे फादर से भी कुछ जीन्स मेरे अंदर आए हैं, मेरी मदर से भी मेरे अंदर कुछ जीन्स आए हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पेरेंट्स जैसे ही हमारे अंदर फीचर्स आते हैं। अब बहुत सारी स्टडी हुई डाइवर्स, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए। तो मतलब उनके जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो हम बाहर से देख सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, फिजियोलॉजी भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उनमें सिमिलर पैटर्न शो होता है। तो सारे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ और मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं। कब, किससे पहले, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले वो एक ऐसे मैच्योर स्टेज पे पहुंचते हैं कि रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो उस जो पीरियड होती है ग्रोथ को, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, और वेजिटेटिव फेज बोलते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ चाहिए और मैच्योरिटी चाहिए, कि उससे पहले तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। तो
रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सर्टेन स्टेज पे जाना पड़ता है, तभी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो पीरियड होता है हमारा कि जैसे 0 से लेके मान के चलो कि 17-18 ईयर्स पे रिप्रोड्यूस करने लायक हो जाता है कोई भी इंसान, तो वो जो फेज होता है, पूरा पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है, उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और प्लांट्स में क्या बोलते हैं उसको? प्लांट्स में बोलते हैं उसको वेजिटेटिव फेज। तो ये जो फेज होता है इसकी वेरिएबल मतलब ड्यूरेशन जो वेरिएबल होती है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जब ये जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाता है तो फिर क्या स्टार्ट होता है? रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज इजीली फिर देख सकते हैं हम हायर प्लांट्स में, जब वो फ्लावरिंग मतलब फ्लावर आने वाले होंगे, रिप्रोडक्टिव फेज उनका स्टार्ट होने वाला है, तो ये हम देख सकते हैं। जो प्लांट्स में 2 टाइप्स के होते हैं, एनुअल टाइप और बाइनियल टाइप। तो इनके अंदर क्लियर कट में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सीनेसेंट फेज दिखाई देता है। लेकिन जब पेरिनियल स्पीशीज होती है तो उसमें हम वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है कि इन फेजेस को डिफाइन कर पाना। किनके अंदर? पेरिनियल स्पीशीज के अंदर। अब एक फ्लावर होते हैं, बैम्बू स्पीशीज के फ्लावर होते हैं, वो सिर्फ मतलब बैम्बू स्पीशीज के जो मतलब लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आते हैं, पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर आते हैं। कब? उसके बाद 50 to 100 ईयर्स, आफ्टर 50 to 100 ईयर्स आते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा नंबर में फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। ऐसे ही एक और है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको नील कुरंजी बोलते हैं। इसमें फ्लावर आते हैं 12 साल में। तो जो इसके प्लांट है, इसका प्लांट के अंदर फ्लावर आता है, वो कब आता है? सितंबर अक्टूबर 2006 में आया था। जब आया था बहुत ज्यादा फ्लावर आए थे, 2006 की बात है ये। तो इतने फ्लावर्स आए थे, मतलब मास बहुत ज्यादा नंबर में आए थे फ्लावर। तो इसने क्या किया था कि केरला, कर्नाटका में और तमिलनाडु में उसने इतनी फ्लावरिंग के चक्कर में जो ट्रैक्स थे, लार्ज ट्रैक्स थे हिली एरिया के, इनको पूरे को कवर कर लिया था। ब्लू स्ट्रेचेस मतलब बहुत ही ब्लू कलर और ग्रीन कलर ऐसे करके हो गया था। उससे क्या हुआ कि टूरिस्ट, बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए उस कलर को देख के कि कितना सुंदर है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो जुवेनाइल फेज होता है उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। किससे पहले आते हैं? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से पहले, मतलब रिप्रोडक्शन से पहले उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशन का होता है, मतलब अलग ड्यूरेशन का है। किसी में कम टाइम का हो सकता है, किसी में ज्यादा टाइम का हो सकता है। जो बर्ड्स होते हैं, जो नेचर में नॉर्मली बर्ड्स रहते हैं, वो जो एग देते हैं वो ओनली सीजनली देते हैं। लेकिन जो बर्ड्स पोल्ट्री फार्म में होते हैं, जो बर्ड्स को पालते हैं, उनके साथ ऐसा उनको हार्मोन्स दिए जाते हैं कि वो थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल वो अंडे दे सके। इस केस में क्या होता है कि इनका जो ये एग जो दे रहे हैं वो रिप्रोडक्शन की वजह से नहीं, वो उनका मतलब एक तरीके से इंसान के खाने के लिए कमर्शियल एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है पोल्ट्री फार्म्स के अंदर बर्ड्स वगैरह का। जो फीमेल्स होती है जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनके अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज के अंदर उनकी, और एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर, और जैसे कि हार्मोन्स चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। और जो नॉन प्राइमेट मैमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से होते हैं? काव हो गया, शीप हो गया, रैट, डियर्स, डॉग, टाइगर। तो उनके अंदर क्या होता है, जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, रिप्रोडक्शन के दौरान, उनको बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। उस साइकिल क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। और जो प्राइमेट्स में होती है साइकिल, जैसे मंकी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो कि नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनके अंदर ये जो साइकिल होती है फेवरेबल सीजन में होती है। जो रिप्रोडक्टिव फेज का फेवरेबल सीजन होता है, मतलब ये सिर्फ सीजनली ही ब्रीड कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। लेकिन बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस ब्रीडर, मतलब ये कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, तो इन्हें कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि बुढ़ापा आ गया, सीनेसेंस आ गया। तो ये चेंजेस होते हैं बॉडी में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है, और फिर जब ओल्ड एज आ जाती है तो अल्टीमेटली फिर डेथ हो जाती है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांजिशन के लिए, जो कि 3 फेजेस में ट्रांजिशन होता है। और हार्मोन्स और सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं, जिनका जो इंटरेक्शन होता है वो रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। अच्छा, और इवेंट्स क्या क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब हम ये पढ़ेंगे। जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि सीक्वेंस को, रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किस किस के बीच? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। जब फ्यूजन हुआ तो फिर जाइगोट बनेगा, और फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो।
तो these sequential events may be grouped into 3 distinct stages इन मतलब जो sequential event है उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। किस स्टेज में? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो जब गैमेट्स के फ्यूजन से पहले क्या होता है, गैमेट पहले बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मैंने बताया कि जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन और गैमेट मतलब गैमेट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल। तो टू टाइप के गैमेट बनेंगे, जो मेल होगा वो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल होगा फीमेल गैमेट बनाएगी। और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब गैमेट्स भी हमारे टू टाइप के, होमो गैमेट्स सेम टाइप के होते हैं, हेटेरो गैमेट्स, होमो मतलब होता है सेम, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो कुछ एल्गी में क्या होता है, दो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं दिखने में, तो उनको हम ऐसे नहीं बता सकते कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। जैसे कि क्लाडोफोरा होता है एक एल्गा, उसके जो गैमेट्स होते हैं उसको हम क्लासीफाई या कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है। तो होमो गैमेट को हम आइसोगैमेट भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज हेटेरोगैमेट। तो जो मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके अंदर गैमेट होते हैं वो टू डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं, फीमेल में डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो मेल गैमेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एंथेरोजोइड या फिर स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होते हैं उसको बोलते हैं एग या फिर ओवम बोलते हैं। अब हमें गैमेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहले डायग्राम में हमें आइसोगैमेट्स दिए हैं क्लाडोफोरा के, जो कि एल्गा के अंदर है, मैंने बताया था आपको। और सेकंड डायग्राम में हेटेरोगैमेट्स दिए हुए फ्यूकस के, फ्यूकस पे एक एल्गा है। थर्ड वन में हेटेरोगैमेट्स दिए होमोसेपियंस के, होमोसेपियंस जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स। अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके अंदर क्या होता है कि किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, फ्यूजन होता है किस किस के बीच में, गैमेट्स के बीच में, जो कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल से आते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है सेम प्लांट में, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नहीं है, एक प्लांट में एक है एक प्लांट में दूसरा है। तो जब दोनों में सेम हो, मतलब सेम प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाई मतलब दो, तो कह सकते हो कि दोनों स्ट्रक्चर है। लेकिन एक प्लांट में सिर्फ मेल मेल है, एक प्लांट में फीमेल फीमेल है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। अब कुछ फंजाई या प्लांट्स होते हैं जिसमें हम टर्म यूज करते हैं होमोथेलिका मोनोसिस, इसको हम बाइसेक्सुअल कंडीशन शो करने के लिए डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे कि बाइसेक्सुअल, बाई से मोनो, ऑपोजिट कर दो कि बाई का मोनो और मोनोशियस हो गया, एंड देन डाइशियस का हम यूनिसेक्सुअल कर देंगे। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इस चीज को। तो होमोथेलिका मोनोशियस को हम बाइसेक्सुअल कंडीशन यूज करने के लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं, और हेटेरोथेलिक और डाइशियस को हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होता है, क्योंकि मेल के अंदर स्टेमन्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टेमिनेट, और जो फीमेल के अंदर पिस्टिल होता है तो इसलिए उसको बोलते हैं पिस्टिलेट, क्योंकि ये पिस्टल्स जो होती है पिस्टल्स बियर करती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं प्रेजेंट भी हो सकते हैं सेम इंडिविजुअल के अंदर, और ऐसा भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर वो सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मोनोशियस, और अगर सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर उसको बोलते हैं डायोशियस। अब मोनोशियस प्लांट का हमें एग्जांपल दिए हुए हैं कुकुरबुट्स एंड कोकोनट्स, और डायोशियस प्लांट के एग्जांपल दे रखे हैं हमें पपाया एंड डेट पाम। अब अर्थवर्म्स, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच, ये ऐसे बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। और कॉकरोच किसका एग्जांपल है, कॉकरोच एक यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का एग्जांपल है। तो जो सेल डिवीजन होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, अब इसको पढ़ते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो जो गैमेट्स होते हैं, जितने भी हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज होते हैं, टू टाइप्स के हमारे गैमेट्स होते हैं, कौन कौन से, मेल एंड फीमेल। एक मिनट रुकिए, गलत आ गया है। हाँ, तो जो गैमेट्स होते हैं हमारे, जितने भी हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज होते हैं उसमें टू टाइप के गैमेट्स होते हैं, एक मेल और फीमेल। और गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है जहां से वो अराइज होते हैं, तो ये तो वो हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे। तो जो हैप्लॉइड पेरेंट होता है वो गैमेट को कैसे प्रोड्यूस करता है, माइटोटिक डिवीजन करके। कौन सी डिवीजन करके, माइटोटिक डिवीजन करके। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मोनेरा
फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, मतलब एन होता है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गए, और मोस्टली एनिमल्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो पेरेंटल बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है। इसका मतलब जो मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन जिसको बोलते हैं, वो होना जरूरी है अगर डिप्लॉइड बॉडी को हैप्लॉइड बॉडी में कन्वर्ट करना है। मतलब कि 2n से अगर n करना है तो क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस बोलते हैं, द रिडक्शन डिवीजन। अब हमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, डाइवर्सिटी दी हुई है किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी की। हमें पहला ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है अर्थवर्म, ये बाइसेक्सुअल एनिमल है। और ये देखिए हमें दिया हुआ है मोनेशियस प्लांट चारा का, इसमें उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंथेरियम मेल सेक्स ऑर्गन है। और फिर जो हमें डायोसिस प्लांट दिया हुआ है मार्केशिया, इसमें ये फीमेल थैलस है, फीमेल है तो इसके ऊपर होगा आर्किगोनियोफोर, और ये मेल थैलस है, इसके ऊपर क्या होगा, एंथ्रिडियोफोर। और लास्ट में बाइसेक्सुअल फ्लावर है स्वीट पोटैटो का, इसमें स्टेमन्स है और ये कार्पेल्स है। अब क्रोमोसोम नंबर्स कितने होते हैं, डिप्लॉइड के लिए हम 2n का यूज करते हैं और हैप्लॉइड के लिए हम n का यूज करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, अगर हम 2n की बात करें तो 46 होते हैं, और फिर n इसका हाफ हो जाएगा 23। हाउस फ्लाई में 2n 12 होते हैं और उनका हाफ हो जाएगा 6। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। रेट में कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का इंपॉर्टेंट है, डॉग का इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई का इंपॉर्टेंट है, ऑफियोग्लॉसम का बहुत इंपॉर्टेंट है जो फर्न होता है, मेज का इंपॉर्टेंट है, पोटैटो का और ऑनियन का, इनका इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। कुछ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मियोसाइट्स, जिनको गैमेट मदर सेल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और जब मियोसिस हो जाता है तो मियोसिस होने के बाद ओनली एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है हर एक गैमेट के अंदर, सारे क्रोमोसोम नहीं, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं हर गैमेट के अंदर। अब गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, जब फॉर्मेशन होगी, गैमेट बन गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट को फिजिकली पास आना पड़ता है जिससे कि फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। तो जब मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, मतलब वो मूव कर सकता है, लेकिन जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी है, मतलब वो मूव नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ फंजाई हो गए, कुछ एल्गी हो गए, तो इनके अंदर क्या होता है, दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। तो इनके लिए कुछ मीडियम चाहिए कि जो मेल गैमेट्स मूव करके फीमेल के पास जा सके। कुछ कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि वो आसपास साथ में फिजिकली नहीं आ सकते हैं, तो कुछ ऐसा नेचर ने बनाया है उनके लिए कि वो किसी भी मीडियम के थ्रू उनके गैमेट्स फ्यूज हो सके। तो कुछ सिंपल प्लांट्स है जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनमें क्या होता है, वाटर होता है, वाटर एक मीडियम होता है जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होता है। और लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट्स। अब बहुत सारे मेल गैमेट्स होते हैं तो सारे तो फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये कंपेंसेशन को जो लॉस हुआ, तो कंपेंसेशन के लिए क्या होता है कि हाँ, कंपेंसेशन के लॉस के लिए जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू कंपेंसेशन, मतलब जैसे कि बहुत सारे मेल गैमेट्स जा रहे हैं लेकिन सारे तो फीमेल गैमेट तक नहीं जा पाएंगे, सारे तो फ्यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होता है, मेल गैमेट्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं जिससे कि फीमेल गैमेट्स कम भी हो तो वो रिप्रोडक्शन कर सके, फ्यूजन हो सके मतलब। तो सीड प्लांट्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो करियर होते हैं किस चीज के, मेल गैमेट से करियर होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर एग होता है। तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किस में प्रोड्यूस होते हैं, एंथर्स के अंदर, एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, स्टिग्मा तक ट्रांसफर करना पड़ता है, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो बाइसेक्सुअल जो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट होते हैं जैसे कि पीस, जैसे कि मटर होती है, तो जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का, स्टिग्मा होता है, वो बहुत ही ईजी होता है। क्यों, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो आसपास ही लोकेटेड होते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब उसके बाद जब शेड हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो फिर वो स्टिग्मा के साथ इजीली कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेटिक प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि डायोसिस प्लांट होते हैं, उनके अंदर स्पेशल इवेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा में, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद जर्मिनेट होने के बाद जो पॉलन ट्यूब्स होती है वो मेल गैमेट को कैरी करती है, कैरी करने के बाद वो ओव्यूल तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद उसको मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देती है एग के पास, जिससे कि फ्यूजन हो सके।
और डायोसिस एनिमल्स जो होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, उनके अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल में बनते हैं, तो इसलिए उनके अंदर ऐसा इवोल्यूशन हुआ, ऐसा इवॉल्व हुआ स्पेशल मैकेनिज्म जिससे कि वो गैमेट ट्रांसफर हो सके। तो इसलिए सक्सेसफुल ट्रांसफर और गैमेट्स का पास आना बहुत ज़रूरी है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जिससे फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि गैमेट्स का फ्यूजन हो। तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। सिनगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड बनेगा, क्योंकि एन हमें हमारी मदर से मिलेगा, एन फादर से मिलता है, एंड देन वो डिप्लॉयड बन जाता है, 2n बन जाता है। तो जो है कभी कभी सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को हम यूज कर सकते हैं कि मतलब सेम सही है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि रोटीफर्स हो गया, हनी बीज हो गया, इवन सम लिजर्ड्स और बर्ड्स, जो टर्की बर्ड होते हैं, जो फीमेल गैमेट होती है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है कि वो नए डेवलपमेंट होने के बाद वो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे कि एल्गी हो गया, फिशेज हो गया, एम्फीबियंस हो गया, जो सिनगैमी होती है मतलब फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, इनसाइड नहीं होता, इनसाइड द बॉडी नहीं होता, आउटसाइड द बॉडी होता है, जैसे कि वाटर हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह के फ्यूजन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बॉडी से बाहर हो रहा है इसलिए आपको बोलते हैं इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छी सिंक्रोनी होती है, मतलब बहुत अच्छा मैच होता है कि क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे नंबर में गैमेट्स उसको सराउंडिंग मीडियम में छोड़े जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट फीमेल गैमेट बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हो सके। तो जो बोनी फिश होती है, फ्रॉक्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो इस चीज़ का एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जो शिकारी होते हैं उससे वल्नरेबल होते हैं, मतलब कि ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। अगर वो कम नंबर में प्रोड्यूस होंगे तो उनकी जान को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनकी सारी के सारी जो जनरेशन खत्म हो जाएगी। उसको ज़्यादा नंबर में इसलिए ही पैदा किया जाता है कि जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें, कि कुछ तो बचें। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट हो गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो सिनगैमी होती है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है। जब बॉडी के अंदर सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर जो होता है एग जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और जब अंदर प्रोड्यूस होता है तो वहां पर वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो मेल गैमेट होता है उनमें वो होता है मोटाइल, मूव कर सकता है, तो इसलिए उसको एग के पास जाना पड़ता है जिससे कि फ्यूजन अच्छे से हो सके। तो इन ऐसे केसेस में भी क्या होता है, जो स्पर्म्स के नंबर होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है एज के साथ साथ जो एग्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और एग्स कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। सीड प्लांट्स में क्या होता है, जो नॉन मोर्टल मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें फीमेल गैमेट तक पहुंचाया जाता है, किसकी हेल्प से, पोलन ट्यूब की हेल्प से। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया उसके बाद जाइगोट भी बन गया, उसके बाद जो बन गया जाइगोट, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। अब जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हो गया, फ्यूजन हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, उसके बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो नॉर्मली जितने भी सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट भी क्या है, एक्सटर्नल मीडियम में ही बनेगा, मतलब वाटर में बन गया नॉर्मली। लेकिन जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनता है। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे, कि ऑर्गेनिज्म की क्या लाइफ साइकिल है, किस एनवायरनमेंट में वो है, उस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। ऑर्गेनिज्म जो कि फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं, तो जाइगोट क्या करता है, एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है अपने आसपास, जिससे कि उसमें कोई डैमेज तोड़फोड़ ना हो सके। तो ये क्या करता है, जर्मिनेशन से पहले एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो जाइगोट क्या करता है, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और फिर क्या बनाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो किस में ग्रो कर जाते हैं, वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। जो जाइगोट होता है वो एक वाइटल लिंक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है, जिससे कि वो इंश्योर करता है कि भाई स्पीशीज कंटिन्यू होती रहेगी।
कि मतलब जाइगोट बना, फिर एक ह्यूमन बीइंग बनेगा, फिर वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करेगा, तो मतलब जनरेशन चलती रहेगी। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उनकी जो लाइफ होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, सिंगल सेल के थ्रू स्टार्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। अब है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो जाइगोट के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, जो सेल है वो डिवाइड करेगी, तो माइटोसिस बोलते हैं। सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। जब सेल डिवीजन होता है, while cell divisions increase the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps group of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. जब सेल डिवीजन होता है तो जो सेल डिवाइड होंगे तो उनके नंबर्स बढ़ेंगे एम्ब्रियो के अंदर। तो सेल डिफरेंशिएशन जब होता है तो उसे क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिससे कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन सके और कुछ ऑर्गन्स बन सके किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ऑर्गन्स बनेगा तो उसके अंदर टिश्यूज भी चाहिए, ऑर्गन्स भी चाहिए, बॉडी पूरी बनेगी तो। अब एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स को हमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ओविपेरस और विविपेरस। वो डिपेंड करता है कि जो डेवलपमेंट है जाइगोट का वो कहाँ पर हो रहा है, कि बॉडी, जो फीमेल बॉडी है उसके अंदर हो रहा है डेवलपमेंट या फिर बाहर हो रहा है डेवलपमेंट, या फिर वो कह सकते हैं हम कि वो फर्टिलाइज्ड, वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस। तो मतलब या तो वो बच्चे पैदा करेंगे या फिर वो एग्स देंगे, फर्टिलाइज्ड एग हो या अनफर्टिलाइज्ड एग हो। तो ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं, जो कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो कवर्ड होते हैं किसी हार्ड कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से कवर्ड होते हैं, जिससे कि वो सेफली एनवायरनमेंट में रह सके, कुछ हैचिंग का खतरा ना रहे। तो जब ये इनका पीरियड के बाद क्या होता है, जब इंक्यूबेशन का पीरियड हो जाता है तो जो यंग वंस होते हैं एग के अंदर वो बाहर निकल आते हैं। और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स की भी इसके अंदर आते हैं, जो जाइगोट होता है वो एक यंग वन के अंदर मतलब यंग वन बन जाता है। तो इसके अंदर बॉडी मतलब फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, जैसे कि हम लोग थे अपनी मदर के यूट्रस में, तो हम बड़े हो गए, बड़े होने के बाद मतलब हमें पूरे ऑर्गेनिज्म बन गए थे मदर के अंदर ही। तो उसके बाद क्या होता है, जब सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाता है बेबी का, तो यंग वंस क्या होते हैं, डिलीवर्ड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब उसके बाद उनकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो यंग वंस होते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसके अंदर, विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स फ्लावर देते हैं, जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं और स्टेमन्स होते हैं जो फ्लावर के, वो गिर जाते हैं मतलब झड़ जाते हैं। लेकिन जब पिस्टिल होता है वो फिर भी प्लांट से अटैच रहता है। तो जाइगोट जो होता है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं सीड के अंदर, और जो ओवरी होती है, ओवरी बन जाती है फ्रूट के अंदर, फ्रूट में डेवलप हो जाती है, जिसे उसके आसपास क्या होती है, थिक वॉल डेवलप हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में। और जब उनका डिस्पर्सल हो जाता है तो सीड जर्मिनेट करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जिससे कि न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस हो सके। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।